हेलो दोस्तों, मैं निखिल गौतम आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में यानी सीआरपीसी 1973। आज मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जैसे इसे कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या दे रखा है और ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है और इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ है और ये लॉयर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट चीज़ बनी हुई है। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि एक प्रोसीजर लॉ है और ये कानून के कानून के जुरिडिक्शन में बहुत बड़ा अपना अहम भूमिका निभाती है। ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ और 25 जनवरी 1973 को राष्ट्रपति द्वारा मोहर लगा दी गई। जब हम इसको पढ़ते हैं, ये समझ लीजिए जब मैंने सीआरपीसी को पढ़ा था तो सीआरपीसी पूरा पढ़ने के बाद मैंने इसमें जाना कि इसमें केवल 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात की गई है। पहला व्यक्ति, दूसरा पुलिस और तीसरा न्यायालय। इन तीन शब्दों के अलावा सीआरपीसी में कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक आसान भाषा में पूरा सीआरपीसी समझाने वाला हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जब सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहला व्यक्ति 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 ने जुर्म किया और ये जुर्म की क्या सज़ा होगी ये हमें आईपीसी से पता चल जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को जुर्म कर देता है तो उसको कैसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, क्या उसके लिए पुलिस क्या क्या करती है, पुलिस उसे कैसे पकड़ती है, क्या उद्घोषणा जारी करती है, क्या उसकी संपत्ति को अटैचमेंट करती है, तो इस चीज़ों के बारे में सीआरपीसी हमें बतलाती है। तो व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेके चलते हैं कि ए ने बी की हत्या की, तो ए ने बी की हत्या की, हत्या का क्या पनिशमेंट है ये तो हमें आईपीसी से पता चल जाता है। लेकिन मान लीजिए ए ने बी की हत्या की और ए पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पुलिस ने जब उसे पकड़ लिया तो उसे 24 घंटे के लिए जेल में रखा जाता है और आफ्टर 24 घंटे यानी आफ्टर 24 आवर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो दोस्तों जब पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी जाती है, जब पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश करने वाली होती है या पेश कर दिया होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। न्यायालय एक ऑर्डर निकालता है और इन्वेस्टिगेशन निकालता है। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो पुलिस अपनी एक चार्जशीट दाखिल करती है और चार्जशीट उसे कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या प्रूफ होते हैं, तो उसके लिए पुलिस क्या करती है, एक इन्वेस्टिगेशन करती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या पुलिस करती है, उस जगह का मुआयना करती है, उस जगह पे क्या क्या हुआ, किस किस ने क्या क्या किया, इन चीज़ों के बारे में पता करती है, क्या क्या वेपन्स वगैरह इस्तेमाल किए, इन चीज़ों के बारे में पता करती है, व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें निकालती है। दोस्तों जब फिर ऐसे मामला जब कोर्ट में पहुंच जाता है तो कोर्ट में फिर वकीलों का कार्य स्टार्ट होता है। और जब न्यायालय में कोई भी केस जाता है तो बिना वकील के वो केस दाखिल हो ही नहीं सकता है कोर्ट में। तो दोस्तों फिर वहाँ एक वकील हायर होता है और वो वकील फिर अपनी पूरी उसकी पुलिस की चार्जशीट पढ़ता है, एफआईआर पढ़ता है, फिर उसमें जो गलत होता है फिर उसको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसको फिर अपने यूज करने लग जाता है। दोस्तों जब मैंने सीआरपीसी पढ़ा था तो सीआरपीसी में आप जब भी सीआरपीसी पढ़ें तो वर्तमान में अभी भी 37 अध्याय यानी 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शंस और 2 शेड्यूल हैं। जिसमें जो इसमें 2 शेड्यूल यानी 2 अनुसूचियाँ जो हैं, जिसमें पहले अनुसूची में बताया गया है कि कौन से अपराध जमानती हैं और कौन से अपराध अजमानती, यानी कौन से ऑफेंस वेलेबल हैं और कौन से ऑफेंस नॉन वेलेबल हैं। और जब सेकंड अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं तो सेकंड अनुसूची में बताया गया है कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल्स हैं। तो दोस्तों वेलेबल ऑफेंस जैसे मान लीजिए जो 3 साल के जो जमानती अपराध उनमें वेलेबल ऑफेंस माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चोरी है तो उसमें हम बेल आराम से आसानी से हमें मिल सकती है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों जब जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें संघीय अपराध जो होते हैं उसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उसमें तो बेल मिलती ही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में एक जैसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद वह कोर्ट में कैसे हाजिर होगा इसका एक जरिया पूरा बताया गया। सीआरपीसी को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो सीआरपीसी को हम ऐसे करते हैं कि व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट में पहुंचाना और कोर्ट की अपनी अहम भूमिका निभाने को ही सीआरपीसी कहते हैं। अर्थात जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सीआरपीसी में केवल बस इन 3 बातों के बारे में ही पूरे में चर्चा की गई है। पहला व्यक्ति, दूसरा पुलिस और तीसरा न्यायालय। जैसे जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी का जो पहला अध्याय जो होता है उसमें हमें ये बताया गया है कि अपराध क्या अब मतलब प्रोसीजर कैसे कैसे है। जब अध्याय पढ़ते हैं दंड न्यायालयों के वर्गों के बारे में बताया कि दंड न्यायालय कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं,
इन चीज़ों के बारे में बताया। जैसे सेशन कोर्ट होता है तुम्हारा, मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, CGM कोर्ट होते हैं। इस तरीके से इन चीज़ों के बारे में बताए गए हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं, चैप्टर 3 पढ़ते हैं, तो उसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। जैसे व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है, पुलिस द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार करने के क्या क्या राइट हैं। कि जैसे मान लीजिए पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम किसी अपराधी से नाम और जगह वगैरह बताओ, और वो नहीं बता रहा है, तो उसे शंका में डाल रहा है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। जब हम ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो यानी फिर प्रोसीजर पूरा फॉलो किया जाता है एक प्रकार से। यानी पहले स्टार्टिंग में अगर हम CRPC को देखें, तो CRPC को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहले पार्ट में व्यक्ति की गिरफ्तारी, व्यक्ति को कैसे कैसे पुलिस पकड़ेगी, और पकड़ने के बाद अगर व्यक्ति फरार हो जाता है तो उसके लिए कैसे उद्घोषणा निकलवाएगी वो कोर्ट के द्वारा, कैसे उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। फिर दूसरा जब हम पार्ट देखते हैं, तो दूसरे पार्ट में हमें ट्रायल्स बताए गए हैं कि जैसे व्यक्ति जब कोर्ट में हाजिर हो जाता है, गिरफ्तार हुआ व्यक्ति, तो उसके लिए फिर सेशन कोर्ट में, अगर सेशन कोर्ट का मामला तो सेशन कोर्ट में भी ट्रायल वगैरह चलते, ट्रायल बताए गए। तो हमारे CRPC में 3 ट्रायल हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल और समन ट्रायल। सेशन ट्रायल जो है वो धारा 225 से लेकर 237 तक बताए गए हैं। वारंट ट्रायल जो है वो धारा 238 से लेके धारा 250 तक बताए गए हैं। और सेशन ट्रायल जो यानी जिसमें 3 साल तक के मुकदमे होते हैं, 3 साल से छोटे मुकदमे हो तो सेशन ट्रायल में चलते हैं। तो सेशन ट्रायल जो है वो 251 से लेकर 259 तक बताया गया है। आगे जाके फिर इन्हीं ट्रायलों का थोड़ा विस्तार किया जाता है। फिर थोड़ा इन चीज़ों के बारे में, इंक्वायरी के बारे में निकल के एक बात आती है, इंक्वायरी के बारे में पता चलता है। फिर दोस्तों जब हम देखते हैं कि आगे जब व्यक्ति मान लीजिए पूरी तरह से अपनी बात में फंस जाता है, जैसे सेशन ट्रायल में उसका ट्रायल शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसके पास एक बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात होती है। तो CRPC में बेल का प्रोविज़न भी दिया गया है, जो कि बेल का प्रोविज़न धारा 336 से लेकर 338 तक दिए गए हैं। और फिर बाद में इसमें बॉन्ड के बारे में बताया गया है, व्यक्ति का बेल बॉन्ड कैसे फिल किया जाएगा, कैसे कैसे उसे बचाने का क्या जरिया है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं CRPC एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है लॉ में। और मैं तो कह रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कानून की, लेकिन CRPC जो है वो कानून की रीढ़ की हड्डी से कम भी नहीं है। यदि शरीर की रीढ़ की हड्डी अगर हम आत्मा माने, या इसे छोड़िए, अगर हम ऐसे मान के चलें कि अगर कानून की रीढ़ की हड्डी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कानून के हाथ CRPC है, और आँख और कान कानून के IPC है। तो दोस्तों जब आप CRPC पढ़ें तो बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, और मेरा विश्वास है जब आप CRPC पढ़ेंगे तो आपको ना तो बोरियत आएगी, और आपको इंटरेस्ट इतना जगेगा कि आप कम से 10 से 20 बार पढ़ने का प्रयास करोगे, और जहाँ पे भी CRPC का जिक्र होगा आप सबसे पहले वहाँ बैठने का प्रयास करोगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और आगे वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे मुझे जितना अच्छा लाइक मिलेगा तो मैं आगे और भी सब्जेक्टों के बारे में एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं अभी फ़िलहाल मैं सभी सब्जेक्टों के बारे में एक छोटा रूप यानी एक सारांश के रूप में बताता चल रहा हूँ। फिर मैं आगे जाके इन्हीं सभी सब्जेक्टों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।